देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। में कथित धांधली की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने 18 मार्च को बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि और UIDAI के CEO भुवनेश कुमार मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल समेत दूसरे कुछ राज्यों में एक ही EPIC नंबर वाले मतदाताओं का मुद्दा उठाया है। TMC की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया और माना कि कुछ राज्यों में गलत EPIC नंबर जारी किए गए हैं। इसकी जांच की जा रही है। गलत EPIC नंबर को वो 3 महीने में सही कर लेंगे और ऐसे लोगों को नए EPIC नंबर जारी किए जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि इस बैठक में वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। पहले आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ा गया था और अब वोटर ID कार्ड को जोड़ा जा सकता है। 2021 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं से स्वेच्छा से आधार नंबर मांगना शुरू किया था, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने आधार और मतदाता पहचान पत्र की डेटाबेस को लिंक नहीं किया है, लेकिन अब इसे लिंक किया जा सकता है। आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने के मामले में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे लोगों की निजी जानकारी लीक हो सकती है। इस बीच वोटिंग लिस्ट में धांधली के मामले को लेकर अभी तक विपक्ष के सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। खासतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की धांधली पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इनके मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ एक के बाद एक देश के कई राज्यों में आक्रोश देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दक्षिण के राज्यों से एकजुट होकर इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील की है और अब उनके समर्थन में उत्तर के राज्य भी उतर आए हैं। पंजाब सरकार ने भी परिसीमन का विरोध किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सिलसिले में स्टालिन से फोन पर बात की। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ देश में परिवार को छोटा रखने की नीति लागू की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं राज्यों में संसदीय और विधानसभा हलकों को बढ़ाया जा रहा है जहां पर इस नीति का पालन नहीं किया जा रहा। रणनीति के तहत उन राज्यों की सीटें घटाई जा रही हैं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी कमजोर हैं, जबकि उन राज्यों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं जहां बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा फल फूल रहा है। मान के अलावा केरल के CM पिनराई विजयन ने भी परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसे लेकर तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में सियासी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार के अलावा तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी BRS, ओडिशा की विपक्षी पार्टी BJD के अलावा आप वाम दल भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल YSRCP ने भी बैठक में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। परिसीमन को लेकर आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी TDP भी विपक्ष के सुर में बोल रही है, लेकिन अभी तक TDP ने चेन्नई में होने वाली बैठक में शामिल होने की बात नहीं कही है। अगर TDP भी इस बैठक में शामिल होती है तो NDA में बड़ी फूट पड़ जाएगी। साफ है अब ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, यानी मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही JDU और BJP के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार BJP के कार्यक्रमों से दूरी साध रहे हैं, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसे गंभीरता से लेते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ गई है। हाल ही में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर वे बिहार में डेरा डालेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मिथिला में माता सीता का मंदिर बनेगा, जबकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। आपको बता दें कि अमित शाह को बीजेपी का रणनीतिकार कहा जाता है और चुनाव को लेकर पार्टी में उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं देता। ऐसे में अब अगर शाह बिहार में डेरा डालते हैं तो यह संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे दोनों पार्टियों के बीच तनाव की मुख्य वजह माना जाता है। इन हालात में शाह के इस बयान ने JDU नेताओं में सवालों की छड़ी लगा दी है। उनका यह बयान JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के सामने ही आया था, लेकिन इसके बाद से पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारों का कहना है कि शाह की सक्रियता को लेकर JDU के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी का असली इरादा क्या है। दरअसल जब शाह ने पहले NDA के CM पद के उम्मीदवार के बारे में बयान दिया था तो JDU के अंदर नाराजगी दिखी थी, लेकिन इस बार हालात अलग है क्योंकि शाह के बयान का कोई विरोध नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये बिहार की राजनीति में किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है।
बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाए। कि मुखिया मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ सुर मिलते दिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन की जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है और कहा कि बहुजन समाज की आबादी इस समय 80% से ज्यादा है। संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हक के लिए जनगणना से जन कल्याण की गारंटी का प्रावधान बाबा साहेब ने राष्ट्रीय जनगणना किया है। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। दरअसल बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने बसपा को बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी बताया और कहा कि बसपा सरकार के वक्त ही इस समाज के लोगों का कल्याण हुआ। मायावती ने सत्ता में लौटने की बात कहते हुए खुद को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि बीजेपी को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए खुद के हाथों में सत्ता की चाबी लेनी होगी। उन्होंने बाकी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने अपने शासनकाल में बहुजनों के विकास के लिए अच्छे दिन लाकर दिखाए, जबकि दूसरी सरकारों के दावे हवा हवाई हैं। इस दौरान मायावती ने इंडिया गठबंधन की मांग का समर्थन किया। बता दें कि इंडिया गठबंधन लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था, जिसका पूरे इंडिया गठबंधन को लाभ मिला और ऐसे में मायावती की मांग के बाद प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव के वक्त महायुति ने लाडली बहन योजना का खूब प्रचार किया, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद इस योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार मुश्किलों से घिरने लगी है। महायुति सरकार भले ही बाहरी तौर पर सब कुछ सही होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लाडली बहन योजना को आगे बढ़ाना अब फडणवीस सरकार के लिए मुश्किल होने लगा है। इस योजना की वजह से सरकार की दूसरी योजनाओं पर मार पड़ रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि दूसरे विभाग के मंत्री ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। इस बारे में सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री संजय शिरसाट ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में उनके विभाग का पैसा लाडली योजना को दे दिया है। शिरसाट इस बारे में अब अजित पवार से सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि अगर महायुति दोबारा सत्ता में आई तो लाडली बहनों को 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से पेश किए गए बजट में लाडली बहन योजना के लिए प्रावधान कम कर दिया गया है। लाडली बहन योजना के लिए धन उपलब्ध कराते वक्त सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभाग के बजट में कटौती कर दी गई है। सामाजिक विभाग से 3000 करोड़ रुपए और आदिवासी विकास विभाग से 4000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहना योजना के लिए दे दी गई है। इसलिए लाडली बहन योजना अब इन दोनों विभागों को प्रभावित करेगी। संजय शिरसाट ने कहा है कि नियम है कि बजट का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। नियमों के मुताबिक हमारे विभागों को धनराशि उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि हमारे विभाग के धन को बजट में कहीं और लगा दिया गया है। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि वित्त मंत्री इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं, बजट बहस के जवाब में वो क्या कहते हैं। हम उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं। बताते चले कि इसके चलते जहां राज्य की महिलाएं नाराज बताई जा रही हैं, तो वहीं सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभाग में भी असर। कांग्रेस ने जीएसटी की विभिन्न दरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी जीएसटी का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब जीएसटी 2.0 की जरूरत है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब टैक्स से जुड़े मुद्दों से कई व्यावसायिक संस्थान परेशान हैं और इसका असर बाजार पर भी पड़ रहा है। जयराम रमेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये पूरा मुद्दा दर्शाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा कितना खोखला है। सरकार भले ही इस नारे का ढिंढोरा पीटे, लेकिन वास्तविकता में व्यापारियों को गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स प्रणाली में कई खामियां हैं, जिसके चलते जीएसटी 2.0 की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे व्यापारियों को समान अवसर और राहत मिल पाएगी। कांग्रेस के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी दरों में और कमी की जाएगी। याद दिला दें कि कांग्रेस ने बीते रविवार को कहा था कि टैक्स में किसी भी बदलाव को केवल दरों में कटौती तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। ये पूरा मामला मैड ओवर डोनट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल मैड ओवर डोनट्स को 100 करोड़ के टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। डोनट्स के लिए मशहूर इस ब्रांड को अपने बिजनेस का गलत वर्गीकरण करने और डोनट्स पर 5% जीएसटी को रेस्टोरेंट सर्विस सेवा बताकर चुकाने का आरोप है, जबकि बेकरी उत्पादों पर 18% टैक्स लागू होता है। ये मामला अब बॉम्बे हाई सरकार के सामने एक बार फिर किसानों के हित के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने की चुनौती आ गई है। दरअसल कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने कृषि श्रमिकों के महत्व को दर्शाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि किसान एवं खेतीहर मजदूर कल्याण विभाग किया जा सकता है। समिति का मानना है कि नाम बदलने से कई संभावित लाभ होंगे, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में खेतीहर मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता मिलेगी। बता दें कि खेतीहर मजदूर कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें हाशिए के समुदाय के लोग ही ज्यादा है।
सरकार खेती किसानी को लेकर जो भी योजना बनाती है उनमें खेतिहर मजदूरों की अक्सर अनदेखी हो जाती है। इसलिए समिति ने मंत्रालय के नाम में किसानों के साथ साथ खेतिहर मजदूरों को भी जोड़ने की सिफारिश की है। वहीं समिति ने वेतन असमानताओं को दूर करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवन मजदूरी को लेकर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की भी सिफारिश की है। समिति का यह भी मानना है कि 50% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में मंत्रालय का बजट भी बढ़ना चाहिए। इसके अलावा समिति ने पारंपरिक फसल पर घोषित एमएसपी के अलावा सभी जैविक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश भी की है। देखना होगा कि सरकार कृषि मंत्रालय के लिए दी गई इन सिफारिशों पर कितना अमल करती है।